गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग बच्चों? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बेटा आप लोग? ठीक होंगे होप तो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे स्किन के बारे में। हमने फंक्शन ऑफ स्किन डिस्कस कर लिया था। जज़ाकल्लाह बेटा, थैंक यू वेरी मच। हमने एपिडर्मिस के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम डर्मिस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो एपिडर्मिस में हमने क्या क्या डिस्कस किया था? वालेकुम अस्सलाम बेटा, तो विल बी फाइन। एनीबॉडी नोज कि हमने एपिडर्मिस के बारे में क्या क्या डिस्कस किया था? ओके वेल, लेयर के बारे में हमने डिस्कस किया था, कलर के बारे में डिस्कस किया था, ब्लिस्टर के बारे में डिस्कस किया था। इसके अलावा ओके 4 लेयर्स के बारे में डिस्कस किया था। वेरी गुड, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम बेटा, होप सो विल बी फाइन। ठीक है, आज हमने डिस्कस करना है डर्मिस के बारे में। ओके वेल, फंक्शन ऑफ स्किन के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। वालेकुम अस्सलाम बेटा, होप सो विल बी फाइन। ओके, मेलानिन डार्क पिगमेंट है दैट इज derived फ्रॉम मेलिनोसाइट। वेल एग्जैक्टली। ओके वेल, चलें आज हम पहले मैं आपको ना डर्मिस के बारे में एक ओवरव्यू दे देता हूँ। उसके बाद हम देख लेंगे स्लाइड्स के ऊपर कि बुक में क्या क्या चीज़ें मेंशन की हुई हैं, राइट। और पिछली क्लास में अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, लास्ट क्लास में हमने अगर कुछ एपिडर्मिस के बारे में पढ़ा हो बुक में और किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो लेट मी नो, हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। ओके, हीमोग्लोबिन, हमने स्किन कलर के बारे में भी डिस्कस किया था। तो हमने 3 चीज़ें डिस्कस की थी कि क्या-क्या चीज़ें कलर को डिटरमाइन करती हैं। वन वाज़ लेवल ऑफ मेलानिन, अदर वाज़ वन लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन एंड थर्ड वन वाज़ लेवल ऑफ येलो पिगमेंट दैट वाज़ बिलिरुबिन। ओके, ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी एक साथ साथ, राइट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एपिडर्मिस के बारे में। तो एपिडर्मिस के बारे में मैं एक शॉर्ट सा रिव्यू ले लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को इन डिटेल बुक से देखा जाएगा कि बुक में क्या-क्या चीज़ें मेंशन हैं, ठीक है। पहली चीज़, ओके, आवाज़ अब बेहतर हो जाएगी।
ठीक है, अब हो गई बेहतर आवाज़। एग्जैक्टली मेलानिन था, हीमोग्लोबिन था, बाइल पिगमेंट था, ये स्किन कलर को डिटरमाइन करते हैं। अगर सपोज मेलानिन सिक्रीट नहीं होता या मेलिनोसाइट्स नहीं होते तो उस कंडीशन को अल्बिनो भी कहा जाता है, अल्बाइनिज्म भी कहा जाता है। अल्बाइनिज्म या अल्बिनो में ये होता है कि जो कलर स्किन का होता है वो वाइट होता है। मोस्टली आप लोगों ने देखे होंगे जिनका कलर वाइट होता है, तो दैट पर्सन्स दैट पीपल्स आर नोन एज अल्बिनो या अल्बाइनिज्म। ओके, तो डिस्कस करते हैं डर्मिस के बारे में। पहली चीज़ तो आप ये याद रखिएगा कि जो डर्मिस होती है दैट इज़ प्रेजेंट बीनीथ द एपिडर्मिस, और इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है एंड इज कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ओके, अब इसके अंदर चीज़ें क्या क्या होती हैं, क्या क्या कंटेन करती है। पहली चीज़ तो ये है कि लिम्फेटिक्स होती हैं, मैक्रोफेजेस होती हैं, नर्व्स होती हैं, नर्व एंडिंग्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं। लिम्फेटिक्स कह लें या लिम्फ वेसल्स कह लें, एक ही चीज़ है। ब्लड वेसल्स होती हैं, सेबेशियस और स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, इलास्टिक फाइबर्स होते हैं और हेयर फॉलिकल्स होती हैं। ये आप फिंगर टिप पे कर लीजिएगा, बुक पे लिख लीजिएगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, और बाकी लोगों को भी काइंडली कह दें कि ऑनलाइन हो जाएं, ठीक है। अदरवाइज़ आपकी एब्सेंट मार्क होएगी और यूएचएस में आप लोग सफ़र करेंगे, ये याद रखिएगा। ओके, तो हमने ये कहा है कि जो डर्मिस है दैट इज बीनीथ द एपिडर्मिस एंड इज कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इट कंटेन्स मेनली nerve endings, nerves, lymphatics या lymph vessels, blood vessels, sweat glands, sebaceous glands, elastic fibers and hair follicles। ये डर्मिस के अंदर प्रेजेंट होती हैं चीज़ें, ठीक है। अब जो डर्मिस है इसको दो डिवाइड किया गया, दो लेयर्स के अंदर। अब जो दो लेयर्स हैं, पहली जो लेयर है उसका नाम है पेपिलरी लेयर एंड अदर वन इज रेटिकुलर लेयर। जो डर्मिस है ओके, चलिए आपके साथ अगर है तो आप अपने साथ उसको बिठा लें मेरा बेटा। ओके, आई विल कंसीडर। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे लेयर्स की। डर्मिस के इज डिवाइडेड इनटू टू लेयर्स, वन इज पेपिलरी लेयर एंड सेकंड वन इज रेटिकुलर लेयर। अब जो पेपिलरी लेयर होती है ना, इसके अंदर क्या होता है कि ये पेपिलरी लेयर रिजेस बना रही होती है, फिंगर्स और फिंगरप्रिंट्स और फुटप्रिंट्स बना रही होती है। दूसरी जो होती है रेटिकुलर लेयर होती है, रेटिकुलर लेयर के नीचे पेपिलरी लेयर प्रेजेंट होती है और ये वाइट फिब्रस टिश्यू की होती है जिसने ब्लड वेसल को सपोर्ट करना होता है। गॉट इट। दो चीज़ें हमने बताई, डिस्कस की हैं डर्मिस के अंदर के डर्मिस इज डिवाइडेड इनटू टू लेयर्स, वन इज पेपिलरी लेयर, PAPILLARY, पेपिलरी लेयर, एंड सेकंड वन इज रेटिकुलर लेयर। अब ये जो डर्मिस होती है दैट इज कनेक्टेड विद अंडरलाइंग टिश्यू बाय द सेबेशियस टिश्यू, ठीक है, सबक्यूटेनियस टिश्यू, सॉरी सबक्यूटेनियस टिश्यू के साथ ये अटैच हुई होती है। जो डर्मिस है दैट इज कनेक्टेड टू अंडरलाइंग टिश्यू बाय द सबक्यूटेनियस टिश्यू, और जो सबक्यूटेनियस टिश्यू ये इसका दूसरा नाम है, इसको हेपोडर्मिस भी कहा जाता है, जिसके अंदर एडिपोज और कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। अब ये एडिपोज टिश्यू जो होते हैं, ये कनेक्टिव टिश्यूज क्या करते हैं, ये न्यूरिशमेंट कर रहे होते हैं, इंसुलेशन का काम कर रहे होते हैं, कुशन्स का काम कर रहे होते हैं। ओके, ठीक है। पेपरी का दोबारा बता देता हूँ बेटा। पेपरी के बारे में हमने ये कहा है कि ये इनकी रिजेस के अंदर अरेंजमेंट हुई होती है। मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि ये फिंगर और फुटप्रिंट्स जो होते हैं, ये पेपरली लेयर जो होती है ये बना रही होती है। फुटप्रिंट्स की बात करते हैं या फिंगरप्रिंट्स की बात करते हैं तो मोस्टली, या जब आप आपने लोगों को देखा होगा कि जो ओल्ड एज हो जाते हैं तो उनके स्किन के अंदर स्ट्राइएशन आना शुरू हो जाती है, रिजेस बनना शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली ये जो डर्मस की पेपिलरी लेयर होती है ना, इसके अंदर इलास्टिसिटी का डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, तो वो रिजेस बनाना शुरू कर देती है, स्ट्राइएशन डिवीजन बनाना शुरू कर देती है। दैट आर द साइन ऑफ ओल्ड एज। तो ये पेपिलरी लेयर की वजह से हो रहा होता है।
गॉट इट? ओके, डर्मिस के बारे में हमने ये भी डिस्कस किया है कि कनेक्टेड टू अंडरलाइंग टिश्यू बाय द सबकुटेनियस टिश्यू। अब सबकुटेनियस टिश्यू या हाइपोडर्मिस जिसे कहा जाता है, दैट इज कंपोज्ड ऑफ एडिपोज एंड कनेक्टिव टिश्यू। अब ये काम क्या करते हैं, इसमें नरिशमेंट का काम करना होता है, इंसुलेशन का काम करना होता है, एंड एक्ट एज ए कुशन फॉर द स्किन। स्किन के ऊपर अगर आप प्रेस करते हैं तो वहाँ पे ये कुशन भी प्रोवाइड कर रही होती है, एक्ट एज ए कुशन। ये शॉक ऑब्जर्वर के तौर पे काम कर रही होती है। रेटिकुलर लेयर बेटा बीनीथ द पेपरी लेयर प्रेजेंट होती है, और ये ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, जितनी भी वेसल्स आ रही होती हैं उनको सपोर्ट कर रही होती है। गेट इट? ओके, तीसरी चीज हमने डिस्कस की है कि हेयर्स होते हैं। अब हेयर क्या है कि इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है फॉर्म बाय ए ग्रुप ऑफ सेल्स दैट डेवलप विद इन द हेयर फॉलिकल और सॉकेट्स होती हैं। अब ये जो हेयर फॉलिकल्स होती हैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। वन इज शाफ्ट होती है जो कि विजिबल पार्ट होता है, और दूसरा रूट होता है दैट इज एम्बेडेड इन द फॉलिकल। हेयर की बात की है, ये मैं आपको चीज़ें एक रिव्यू में बता रहा हूँ, इसके बाद हम बुक से देखते हैं, डोंट वरी। अगर आप किसी चीज़ की समझ नहीं आएगी तो हम इसको रिपीट कर लेंगे। ओके, हेयर क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है फॉर्म बाय ए ग्रुप ऑफ सेल दैट डिवाइड विद इन द हेयर फॉलिकल। अब जो हेयर है इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, वन इज शाफ्ट एंड अदर वन इज रूट। अब जो शाफ्ट होती है दैट इज अ विजिबल पार्ट, और जो रूट होती है दैट इज एम्बेडेड इन द फॉलिकल। मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि जब सर्दियाँ होती हैं या आप डर जाते हैं तो आपके जो हेयर हैं इरेक्ट हो जाते हैं। जब हेयर इरेक्ट होते हैं तो उनको कहा जाता है गूज फ्लश। ये इरेक्टर पिलाई ऑफ मसल भी कहा जाता है, गूज फ्लश भी कहा जाता है, गूज पिंपल्स भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये गूज फ्लश कैसे होती है बेटा? इसके अंदर ये होता है, एक पिपलोमीटर मसल्स होता है, पिलोमीटर, PILOMOTOR, पिलोमोटर मसल्स होता है दैट इज अटैच टू वन साइड ऑफ ईच फॉलिकल। अब ये जैसे ही कोई इमोशनल अरोजल होएगा, कोल्ड टेम्परेचर होएगा, ये स्किन की इरिटेशन होना शुरू हो जाएगी तो दैट विल बी स्टिमुलेटेड। गूज बम्प्स भी कहते हैं, एग्जैक्टली बेटा कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि ये रिट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगी इसके अंदर, रिट्रैक्शन बाई कंट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगी, और जो हेयर्स हैं दैट विल बी इरेक्टेड। उसको कहा जाता है गूज पम्प्स भी कहा जाता है, गूज पिंपल्स भी कहा जाता है, गूज फ्लश भी कहा जाता है, इरेक्टर पिलाई मसल्स भी कहा जाता है। तो ये होता कैसे है? पिलोमोटर्स, PILOMOTOR, पिलोमोटर मसल्स होते हैं दैट आर अटैच टू वन साइड या ईच साइड ऑफ द फॉलिकल। और ये क्या करते हैं, ये स्टिमुलेट कब होते हैं? जब कोई इमोशनल अरोजल होती है, तो कोल्ड टेम्परेचर होता है, स्किन इरिटेशन होना शुरू हो जाती है, तो दीज रिएक्ट्स बाय कंट्रैक्टिंग। जैसे कोई इमोशनल अरोजल होएगी या कोल्ड टेम्परेचर होएगा तो कंट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, फॉलिकल्स कंट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, और उसके साथ जो पिलोमोटर मसल्स हैं ये भी कंट्रैक्ट होंगे। कंट्रैक्ट होने के रिजल्ट में जो हेयर्स हैं ये इरेक्ट हो जाती हैं। उस कंडीशन को गूज फ्लश कहा जाता है। सॉरी, गॉट इट? अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि जो हेयर होता है इसकी बेस पे फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं, और उस फॉलिकल्स का दूसरा नाम बल्ब भी है, BULB। अब इस ब्लब्स के अंदर लूप ऑफ कैपरीज प्रेजेंट होता है, और इसको हेयर पेपला भी कहा जाता है। और हेयर पेपला क्या करता है कि डिवाइड हो रहा होता है, डिवाइड होने के रिजल्ट में जो हेयर की ग्रोथ हो रही होती है, और उसके साथ साथ न्यूरिशमेंट को हेयर प्रोवाइड कर रहा होता है। ओके, इसके अलावा बेटा ये है कि
जो हेयर है इसका जो कलर होता है दैट इज डिटरमाइंड बाय जेनेटिकली। इसके अलावा इसके 3 पार्ट्स और भी बताए गए हैं बेटा बुक के अंदर, आई थिंक सो के नहीं होंगे। वन इज क्यूटिकल होता है, कॉर्टेक्स होता है और मेडुला होता है। अब जो ट्रांसपेरेंट एरिया होता है उसको क्यूटिकल कहा जाता है, जिसने हेयर शॉफ्ट को कवर किया होता है। और जो कॉर्टेक्स होता है ये हेयर का वेट डिटरमाइन कर रहा होता है, और इस कॉर्टेक्स के अंदर मेलानिन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ये जो कॉर्टेक्स होता है ये हेयर को कलर भी दे रहा होता है इन द प्रेजेंस ऑफ मेलानिन। ऑयल की स्टोरेज भी कर रहा होता है, फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी भी प्रोवाइड कर रहा होता है। बेटा क्या लिख के बता दूं? ओके रिपीट कर दूंगा बेटा, डोंट वरी, ये हम बुक में भी डिस्कस करेंगे। और जो मिडुल्ला होता है, मिडुल्ला इनर हॉलो कोर होता है दैट रन्स अक्रॉस द लेंथ ऑफ द शॉप। शॉप के साथ साथ मूव होता है उसको मिडुल्ला कहा जाता है। ये हेयर के पार्ट्स हम डिस्कस करते हैं बुक के अंदर भी, डोंट वरी, ये एक शॉर्ट सा ओवरव्यू है। ओके बेटा 3 पार्ट्स मैंने ये बताए हैं कि वन इज क्यूटिकल होता है, CUTICLE क्यूटिकल होता है, अदर वन इज कॉर्टेक्स होता है, थर्ड वन इज मिडुल्ला होता है। ओके लिख देता हूँ बेटा, डोंट वरी। कॉर्टेक्स, मिडुल्ला एंड क्यूटिकल। इसके बाद सबीशियस ग्लैंड होते हैं। सबीशियस ग्लैंड बेसिकली ऑयली ग्लैंड होते हैं, ऑयल ग्लैंड भी इनको कहा जाता है। इनके अंदर टीनी डक्ट्स होते हैं जो कि फोली हेयर फॉलिकल्स के क्रॉस ओपन हो रही होती हैं। ईच सबीशियस ग्लैंड जो होता है दैट सेक्रीट अ सीबम। अब सीबम क्या करता है, ये स्किन और हेयर को लुब्रिकेट कर रहा होता है। अब इसकी जो सेक्रीशंस है बेटा ये वेरी कर रही होती है with the puberty, with the age and during pregnancy। इनकी सेक्रीशंस वेरी कर रही होती है। इसके बाद नेल्स होते हैं, फिंगर नेल्स या टो नेल्स होते हैं। इसके अंदर हार्ड केरेटिनाइजेशन हुई होती है, केरेटिन स्ट्रक्चर्स होती है जिसने एंड्स को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। जो नेल रूट्स होते हैं इनको जर्मिनल मैट्रिक्स और नेल बेड भी कहा जाता है। सेवरल मिलीमीटर्स ये ग्रो करते हैं और एज ऑफ द वाइड क्रीसेंट शेप लेनुला बना रहे होते हैं। और इनकी जो अप्रॉक्सीमेटली ग्रोथ है 1 मिलीमीटर पर वीक ग्रो कर रहे होते हैं। अब नेल बेड के नीचे नेल प्लेट्स पड़ी होती हैं। अब नेल प्लेट्स क्या करती हैं, ये ग्रूव्स बनाती हैं जो कि नेल को अटैच करके रखती हैं, लाइक एल्फी एल्फी का काम कर रही होती हैं। इसके अलावा बेटा एग्जैक्टली एज भी इफेक्ट कर रही होती है। एज है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो अल्टीमेटली इफेक्ट होएगा। प्रेगनेंसी है उसमें भी इफेक्ट हो रहा होता है। ओके तो हम बात कर रहे थे नेल की। तो नेल अगर कोई रिमूव हो जाता है तो नेल रीजनरेट कर जाता है। फिंगर का नेल है या टो नेल है तो इसके अंदर रीजनरेशन एबिलिटी होती है। मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि नेल को रिमूव कर दिया जाता है लेकिन बाद में ये रीजनरेट कर जाता है। समटाइम्स इन ग्रोइंग नेल होते हैं। इन ग्रोइंग नेल का ये मतलब होता है कि जो नेल्स होते हैं वो कर्ल्ड होना शुरू हो जाते हैं, कर्ल डाउन होना शुरू हो जाते हैं और ग्रोइंग स्किन के अंदर इम्बेड होना शुरू हो जाते हैं। ओके बेटा आप फंक्शन कर लीजिएगा, लेयर्स जितनी बुक के अंदर हैं दैट इज मोर देन एनफ।
बाकी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बताया था। ओके, इनग्रोइंग नेल की बात कर रहे थे। इनग्रोइंग नेल के अंदर क्या होता है कि जो नेल्स होते हैं कॉर्ल डाउन होना शुरू हो जाते हैं और ग्रोइंग स्किन के अंदर इम्बेडेड होना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद वहाँ पे स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है। लेकिन अगर इनको ट्रिम कर दिया जाए, स्ट्रेट कर दिया जाए, तो ये अगेन स्ट्रेट हो सकते हैं। लेकिन सर्टेन कंडीशंस हो सकती हैं जिनकी वजह से ये कॉर्ल डाउन होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए जो इनग्रोइंग नेल होते हैं अगर उनको रिमूव कर दिया जाए तो दैट विल रीजनरेट। इसके अलावा स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। स्वेट ग्लैंड्स अराउंड अबाउट 2 मिलियंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ द बॉडी। 2 मिलियन sweat glands are distributed over the surface of the body। सबसे ज़्यादा पाम ऑफ द हैंड पे प्रेजेंट होते हैं, सोल ऑफ द फीट पे प्रेजेंट होते हैं, फोरहेड और एक्सीला और अंडर आर्म्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा स्वेट ग्लैंड्स एक्टिव कब होते हैं? जब इन्वायरमेंट ज़्यादा होता है या बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, तो ये स्वेट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे स्वेट प्रोड्यूस होएगा तो स्किन के ऊपर कलेक्ट होना शुरू हो जाता है, इवेपोरेट होता है। इवेपोरेशन होने के रिजल्ट में इसका कूलिंग इफेक्ट आ रहा होता है। इसके अलावा ये होता है कि जैसे स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग होने के रिजल्ट में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द बॉडी हैं दैट आर आल्सो एलिमिनेटेड थ्रू द पोर्स ऑफ द स्किन। जैसे ये स्किन के ऊपर अकमुलेट होता है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के रिजल्ट में जो स्वेट है उससे स्मेल आना शुरू हो जाती है। पहले ये ऑर्डरलेस होता है, लेकिन जैसे ही बैक्टीरियल एक्शन होता है तो इसके अंदर ऑर्डर डेवलप हो जाता है। अब एक प्रेस्पिरेशन के थ्रू जो एक रफ आइडिया दिया गया है उसमें ये है कि राउंड अबाउट अप्रॉक्सीमेटली हाफ लीटर ऑफ फ्लूइड थ्रू द स्वेटिंग ईच डे लॉस हो रहा होता है। हाफ लीटर पर डे जो स्वेटिंग के थ्रू फ्लूइड लॉस हो रहा होता है। ओके, कुछ थोड़ा बहुत समझ आ गया कि आज हमने ये चीज़ें डिस्कस करनी है। अब हम बुक से देख लेते हैं कि डर्मिस के बारे में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। और ये एक शॉर्ट सा ओवरव्यू था। अगर आपने बुक के ऊपर लिख लिया तो भी ठीक है, अगर आपने नोट्स बना लिए तो भी वेल एंड गुड है। ओके, यहाँ तक किसी चीज़ की अगर समझ ना आई हो तो लेट मी नो। ओके बेटा, नेक्स्ट स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड से नहीं बोलूँगा, ठीक है। ओके, द डर्मिस इज अ टफ एंड इलास्टिक होती है, फाउंड बाय कनेक्टिव टिश्यू एंड मैट्रिक्स कोलेजन। अच्छा, इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ कोलेजन होता है। ये कोलेजन फाइबर्स होते हैं। ओके ओके, मेडुला और क्यूटिकल के बारे में बता देते हैं, पिलोमीटर मसल्स के बारे में बता देते हैं, ठीक है। नथिंग टू वरी। किलोमीटर मसल्स का बेटा ये है कि ये गूज फ्लश को हेल्प आउट कर रहे होते हैं। अब गूज फ्लश क्या है कि जब कोई आवाज़, ओके बेटा आवाज़ क्यों कट रही है?
ओके, अब आवाज़ आ रही है? ओके, पहला क्वेश्चन ये था कि पिलो मोटर मसल। बेटा पिलो मोटर मसल में ये होता है, पिलो मोटर मसल जो होते हैं ये ईच फोलिकल की साइड के साथ अटैच हुए होते हैं, ठीक है। अब जैसे ही कोई स्किन इरिटेशन हो रही होती है, कोई इमोशनल रोजल होती है, कोल्ड टेम्परेचर होता है, तो ये क्या करते हैं कि फोलिकल को कंट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही फोलिकल कंट्रैक्ट करते हैं तो उसके रिजल्ट में जो मसल्स हैं, जो हेयर्स निकल रहे होते हैं, वो इरेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। उसको कहा जाता है गूज फ्लश, ठीक है। ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या था? मेडुल्ला। ओके, मेडुल्ला और क्यूटिकल की तरफ आ जाते हैं। अब जो हेयर होता है बेसिकली इसके अंदर ना ट्रांसपेरेंट सी होती है। इसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं, वन इज क्यूटिकल, कॉर्टेक्स और मेडुल्ला। अब जो क्यूटिकल होता है ना, इसने हेयर शाफ्ट को कवर किया होता है। कवर करने के साथ साथ ये क्या करता है कि मोस्टली आप लोगों ने जो हेयर डाई यूज़ कर रहे होते हैं, हेयर डाई या कोई और एलिमेंट यूज़ कर रहे होते हैं, तो उससे क्यूटिकल ने हेयर को प्रोटेक्ट करना होता है। गॉट इट? इसके अलावा इसने मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करनी होती है। ये हम बात कर रहे हैं क्यूटिकल की। अब जो दूसरा होता है कॉर्टेक्स होता है। कॉर्टेक्स क्या करती है? हेयर का वेट डिटरमाइन कर रही होती है। इसके अलावा मेलानिन के साथ साथ ये हेयर का कलर डिटरमाइन करती है। उसके अंदर आयल्स की स्टोरेज को फाइनलाइज कर रही होती है, और इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी हेयर को प्रोवाइड कर रही होती है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स क्या करती है कि जो हेयर का वेट होता है, एक तो ये डिटरमाइन हो रहा होता है, ये मेलानिन कंटेन करता है, और मेलानिन के साथ साथ इसमें हेयर का कलर, उसके अलावा स्टोर ऑयल्स करती है, फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर रही होती है। इसके अलावा शेप ऑफ द हेयर भी कॉर्टेक्स बना रही होती है। और मेडुल्ला जो है ये इनर हॉलो कोर होता है, जो कि शाफ्ट के अलांग चल रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन था? ओके, तो डर्मिस की बात कर रहे थे। डर्मिस इज फॉर्म फ्रॉम द कनेक्टिव टिश्यू एंड मैट्रिक्स कंटेन कोलेजन फाइबर्स होते हैं विद इलास्टिक फाइबर्स। अच्छा, अब ये इलास्टिसिटी जो होती है ना, ये इलास्टिक फाइबर की वजह से होती है। अगर ओवर स्ट्रेच स्किन को कर दिया जाए तो ये इलास्टिसिटी लॉस होना शुरू हो जाती है। बेटा मेडुल्ला जो होता है इज द इनर हॉलो कोर दैट रन्स अक्रॉस द लेंथ ऑफ द शॉफ्ट। शॉफ्ट के साथ साथ जो लेंथ ऑफ द हेयर होती है उसको मेडुल्ला ने कवर किया होता है, और लेंथ ऑफ द हेयर को मेडुल्ला डिटरमाइन कर रहा होता है। ओके बेटा, नेल ये हम डिस्कस कर लेते हैं बुक में। ये एक शॉर्ट सा ओवरव्यू था बेटा। इवन के एनिमल्स के अंदर भी मेलानिन सीक्रेट हो रहा होता है, और उनके स्किन कलर डिटरमाइन कर रहा होता है। ये नेल बेड हो गया, रूफ हो गई, नेल प्लेट हो गई, ये आपकी बुक से डिस्कस कर लेते हैं। उसमें पिक बनी हुई है, पिक से आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो अगर हम स्किन के अंदर जो इलास्टिसिटी होती है इज ड्यू टू इलास्टिक फाइबर्स। अगर जब हम स्किन को ओवर स्ट्रेच करते हैं, ओवर स्ट्रेच होने के रिजल्ट में स्ट्रेच मार्क बनना शुरू हो जाते हैं, स्ट्राइएशन आना शुरू हो जाती है। अब ये स्ट्राइएशन ओल्ड एज का साइन भी हो सकती हैं, या जब स्किन के अंदर इलास्टिसिटी डिक्रीज हो जाती है तो तब भी आना शुरू हो सकती हैं।
इसके अलावा ओबेसिटी में भी स्ट्राइएशन आ सकती हैं, प्रेगनेंसी के दौरान भी स्ट्राइएशन आ सकती हैं। उसमें ये होता है कि अगर ओबेसिटी हो गई है तो अल्टीमेटली जो इलास्टिक फाइबर्स हैं वो ओवर स्ट्रेच होना शुरू हो गए हैं। अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो अब्डोमिनल मसल्स के अंदर ओवर स्ट्रेचनेस होना शुरू हो गई है, और ये परमानेंट स्ट्राइएशन की फुल लीड कर रही होती है, ये स्ट्रेच मार्क्स को लीड कर रही होती है, और इसके अलावा ओल्ड एज में साइन ऑफ ओल्ड एज को डिटरमाइन कर रही होती है। अब स्किन के अंदर, ये डर्मिस के अंदर चीज़ें क्या क्या प्रेजेंट होती हैं? फिब्रोब्लास्ट होते हैं, माइक्रोफेजेस होती हैं, मास्ट सेल्स होते हैं। इसके अलावा इसकी लेयर्स के अंदर एल्वुलर टिश्यूज होते हैं, एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, और उनके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं। लेकिन मैंने कहीं पढ़ा है हुआ है कि वाइट कलर बेटा, लेकिन मैंने बुक में पढ़ा था, गाइटन के अंदर मेंशन है कि जो एनिमल्स होते हैं उनको भी मेलानिन कलर डिटरमाइन कर रहा होता है। मैं आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर दूंगा। ये एनिमल के अंदर भी मेलानिन जो है ये रिलीज हो रहा होता है, मेलिनोसाइट्स होते हैं, और उनका कलर डिटरमाइन कर रहा होता है। अगर स्पेसिफिक कैट की बात कर रहे हैं तो कैट का एग्जैक्ट तो अगर एनिमल्स के अंदर आता है तो डेफिनेटली होगा, नहीं तो मैं इसका देख के आपको बता दूंगा। बेटा ये फेस के ऊपर जो रिंकल्स होते हैं, इलास्टिक डिक्रीज होने, रिंकल्स बेटा और चीज़ होती है, स्ट्राइएशन और चीज़ होती है। रिंकल्स आप स्पार्स को कह रही होंगी, जो छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, और स्ट्राइएशन में ये होता है कि जब इलास्टिसिटी कम डिक्रीज हो जाती है ना, जब इलास्टिसिटी डिक्रीज होती है, इलास्टिसिटी डिक्रीज होने की वजह से स्ट्राइएशन बनना शुरू हो जाती है। जिसे दराड़ें कह देते हैं, आपके दराड़ें बनना शुरू हो गई हैं, तो उनको स्ट्राइएशन कहा जाता है। बेटा हम इतनी चीज़ें पढ़ चुके हैं, आपको अब याद चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं पीछे से। चले मैं रेटिकुलर के बारे में बता देता हूँ, लेकिन सिर्फ वाइट या सब। बेटा अगर लिसन, अगर मेलानिन सेक्रीट नहीं होएगा स्किन का कलर वाइट हो जाएगा। उसको कंडीशन को कहा जाता है अल्बिनो, अल्बाइनिज्म कहा जाता है। अब मेलानिन सेक्रीट नहीं हो रहा, या मेलिनोसाइट्स एक्टिव नहीं होते, या मेलिनोसाइट्स जेनेटिकली हैं ही नहीं, तो डेफिनेटली जो अदर कलर है तो मेलानिन उनको डिटरमाइन कर रहा होता है। अगर मेलानिन सेक्रीट नहीं होएगा तो कलर स्किन का वाइट होना शुरू हो जाएगा, ये वाइट होगा। गॉट इट? ओके, तो आ जाते हैं रेटिकुलर की तरफ। अब बेटा रेटिकुलर लेयर जो होती है ये बीनीथ द पेपरी लेयर प्रेजेंट होती है। इसका जो कलर होता है दैट आर वाइट फिब्रस टिश्यू की बनी हुई होती है, और ब्लड वेसल्स या लम्फेटिक वेसल जो होती हैं उनको सपोर्ट कर रही होती हैं। ठीक है। अब डर्मिस के अंदर ये चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस की हैं कि ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल, ये लिम्फेटिक्स होती हैं, सेंसरी नर्व एंडिंग्स होती हैं, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, डियर डक्ट्स होती हैं, हेयर इरेक्टर पिलाई मसल होते हैं, और सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं। अगर ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या क्या होता है कि जो आर्टरियोल्स होते हैं फॉर्म ए फाइन नेटवर्क विद द कैपिलरी ब्रांचेस सप्लाइंग स्वेट ग्लैंड्स। सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, डर्मिस होती है, डर्मिस के अंदर प्रेजेंट होती हैं, और जो lymph वेसल्स होते हैं दे फॉर्म ए नेटवर्क थ्रू आउट द डर्मिस। इसके अलावा सेंसरी नर्व एंडिंग्स होती हैं। अब सेंसरी नर्व एंडिंग्स या सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, दीज आर स्पेशलाइज्ड नर्व एंडिंग्स। उनके अंदर क्या क्या नर्व एंडिंग्स क्या होते हैं, ये सेंसरी रिसेप्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? लाइक मिसेनियन कार्पस्कल्स हो सकते हैं जो लाइट प्रेशर को डिटेक्ट कर रहे होते हैं, पिसिनियन कार्पस्कल्स होते हैं जो डीप प्रेशर को डिटेक्ट कर रहे होते हैं, और फ्री नर्व एंडिंग्स होती हैं जो पेन को डिटेक्ट कर रही होती हैं। कहीं पे भी कोई टच की सेंसिटिव सेंसेशन है, टेम्परेचर की सेंसेशन है, डीप या लाइट प्रेशर की सेंसेशन है, दैट इज डिटरमाइंड बाय सेंसरी नर्व एंडिंग्स।
इसके अलावा स्किन इज एन आल्सो इम्पॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन थ्रू विच द इंडिविजुअल रिसीव इंफॉर्मेशन अबाउट देयर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के रिलेटेड स्किन सेंसरी ऑर्गन के तौर पे भी लिया जा रहा होता है। अब जैसे ही सेंसरी कोई भी स्टिमुलस आता है तो सेंसरी रिसेप्टर उसको डिटेक्ट करते हैं। डिटेक्ट करने के बाद स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू मैसेज आता है। उसके बाद ये सेरिब्रम के अंदर इसको कंफर्म किया जाता है कि सेंसेशन कहाँ से परसीव हो रही होती है और जो एरिया होता है उसको पिन पॉइंट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो स्किन है दैट इज आल्सो नोन एज सेंसरी ऑर्गन। ये वाली बात जो हमने पहले मैंने आपको बता दी है, स्लाइड्स के ऊपर ये सारी चीज़ें मेंशन है कि सेंसरी नर्व एंडिंग्स, उसमें ये 3 तरह के रिसेप्टर्स होते हैं जो कि सीनियन होते हैं। सीनियन और फ्री नर्व एंडिंग्स होती हैं। सीनियंस क्या करते हैं कि लाइट प्रेशर को डिटेक्ट कर रहे होते हैं, सीनियन डीप प्रेशर को डिटेक्ट कर रहे होते हैं और फ्री नर्व एंडिंग्स पेन को डिटेक्ट कर रहे होती हैं। अब कहीं पे भी अगर कोई पेनफुल स्टिमुलस है या इसके अलावा कोई टेम्परेचर का स्टिमुलस है तो दैट इज डिटेक्टेड बाय द फ्री नर्व एंडिंग्स। उसके बाद ये मैसेज नर्व इम्पल्सेस के थ्रू स्पाइनल कार्ड और स्पाइनल कार्ड से हाइपोथैलेमस या सेरिब्रम तक पहुंचता है। वहाँ पे चीज़ों को परसीव किया जाता है। परसीव करने के बाद उस एरिया को पिन पॉइंट कर दिया जाता है। कहीं पे अगर पेन हो रहा था तो वो पेन वाला एरिया पिन पॉइंट हो जाता है। ओके, इसके बाद स्वेट ग्लैंड्स हैं। स्वेट ग्लैंड्स होते हैं ये पूरी बॉडी के ऊपर, ये पूरी स्किन के ऊपर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? पाम ऑफ दी हैंड के ऊपर, सोल ऑफ द फीट के ऊपर, एक्सिला और ग्रोन एरिया में प्रेजेंट होते हैं। दो टाइप्स ऑफ स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। अब दो टाइप्स के क्या क्या होते हैं? वो ग्लैंड्स जिनकी डायरेक्ट ओपनिंग स्किन के अंदर हो रही होती है थ्रू द टिनी पोर्स, और सेकंड्स वो होते हैं जो कि हेयर फॉलिकल के अंदर ओपन हो रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल इन द एक्सिला। अब जो डायरेक्ट ओपनिंग हो रही होती है वो पोर की फॉर्म में होती हैं। स्वेट प्रोड्यूस हो रहा होता है और ये स्वेट का प्रोड्यूस होगा जब बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट करना होता है। तो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेशन के लिए मोस्टली स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट होते हैं। स्वेट ग्लैंड जैसे ही एक्टिवेट होते हैं तो ये टीनी पोर से वाटर इवेपोरेट करना शुरू कर देते हैं और उसके साथ साथ सोडियम क्लोराइड भी जा रहा होता है, सोडियम भी जा रहा होता है। अगर आपने स्वेट को टेस्ट किया होगा तो दैट इज साल्टी इन नेचर। तो वो साल्टी होने की वजह क्या है कि उसके अंदर सोडियम एलिमिनेट हो रहा होता है। इसलिए अगर एक्सेसिव स्वेटिंग है दैट लीड्स अ कंडीशन नोन एज हाइपोन्यूट्रीमिया। अगर एक्सेसिव अमाउंट में सोडियम जा रही है तो सोडियम का लेवल बॉडी के अंदर डिक्रीज हो जाता है, तो उस कंडीशन को हाइपोन्यूट्रीमिया भी कहा जाता है। इसके अलावा जैसे ही स्वेट प्रोड्यूस होता है, स्वेट प्रोड्यूस होने के रिजल्ट में स्किन के ऊपर आता है। स्किन के ऊपर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरिया जैसे ही इसके साथ एक्ट करता है, रिएक्शन होता है, तो उसके रिजल्ट में अनप्लीजेंट सा ऑर्डर्स प्रोड्यूस होने शुरू हो जाती हैं। ओके बेटा, मैंने दो टाइप्स की ग्लैंड्स बताए हैं। एक वो ग्लैंड्स, इनके एग्जैक्ट नाम तो नहीं दिए हुए लेकिन ये लिखा हुआ है कि दो तरह से ग्लैंड्स होते हैं स्वेट ग्लैंड्स। एक डायरेक्ट ओपन हो रहे होते हैं इनटू द स्किन थ्रू द टिनी पोर्स, और दूसरा ये होता है कि जो कि हेयर फॉलिकल के अंदर ओपन हो रहे होते हैं। इसके अलावा वो ग्लैंड्स जो कि ओपन हो रहे होते हैं हेयर फॉलिकल्स के अंदर, उनकी एक एग्जांपल उन्होंने दी हुई है कि सेमिनस ग्लैंड्स हैं ऑफ द आउटर एयर।
और ये एयर वैक्स को सिक्रीट कर रहे होते हैं। अब एयर जो वैक्स है इसके अंदर भी लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। कोई भी अगर इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म या इन्वेडिंग एंटीजन है, बैक्टीरिया है, तो वो सीरम या एयर वैक्स के साथ अटैच होता है, चिपक जाता है, वो उसकी इनगल्फिंग कर देते हैं। उसके बाद एयर के अंदर मूवमेंट होती है और वैक्स को टू दी एक्सटीरियर साइड इसको भी निकाल दिया जाता है। ओके, एक्जैक्टली जो ईक्राइन होते हैं बेटा, ये डायरेक्टली स्किन के ऊपर ओपन हो रहे होते हैं, और जो एपोक्राइन होते हैं ये हेयर फॉलिकल के अंदर ओपन हो रहे होते हैं। एक चीज़ और भी ऐड कर लें इसके अंदर के जो ईक्राइन ग्लैंड्स होते हैं दैट आर कंट्रोल्ड बाय ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और मोस्टली बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट किया जा रहा होता है, और इंटरनल टेम्परेचर जैसे ही राइज होता है तो जो ईक्राइन ग्लैंड्स हैं ये वाटर को सिक्रीट करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे ही वाटर सिक्रीट होएगा, स्किन के ऊपर आएगा, उसकी वेपोरेशन होएगी, वेपोरेशन होने के रिजल्ट में कूलिंग इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। हेयर फॉलिकल में बेटा ये होता है कि जो जहाँ से हेयर ओरिजिनेट हो रहा होता है ना, वहाँ पे पेपला पड़ा होता है, पेपला डिवाइड होता है, हेयर फॉलिकल बनता है, उसकी ग्रो हो रही होती है। तो जहाँ पे हेयर फॉलिकल होएगा वहाँ पे इसकी ओपनिंग होती है। जैसे एक्जीला के जो हेयर्स होते हैं ना, वहाँ पे भी स्वेटिंग हो रही होती है। तो जो स्वेटिंग हो रही होती है वो ड्यू टू एपोक्राइन ग्लैंड हो रही होती है। लेकिन ये इसकी भी ओपनिंग एग्जैक्टली स्किन के थ्रू हो रही होती है, क्योंकि जो सेक्रीशंस होती हैं चाहे वो एक्सीला के अंदर हो या बॉडी के अंदर हो, तो सेक्रीशंस तो बॉडी के ऊपर ही आ रही होती हैं। लेकिन एपोक्राइन के जो ई क्राइन के डायरेक्ट पोर्स होते हैं वो स्किन के अंदर होते हैं। लेकिन आप ये याद रखिएगा कि जो एपोक्राइन होते हैं ना, उनकी जो सेक्रीशंस आ रही होती हैं वो थ्रू हेयर फॉलिकल आ रही होती हैं। जहाँ पे हेयर होंगे वहाँ से सेक्रीशंस आएंगी, अगर हेयर फॉलिकल नहीं होंगे तो उसकी सेक्रीशन वहाँ से नहीं आती। Okay, the most important function of sweat is secreted by the glands and most regulation of body temperature. Excessive sweating may lead to dehydration. Okay, अगर ज़्यादा sweating हो जाएगी तो उसकी वजह से फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट होना शुरू हो जाएगा, और फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट क्या करता है, डिहाइड्रेशन को लीड कर रहा होता है। एंड सीरियस डिप्लीशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। एग्जैक्टली अगर एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही होती है तो उसमें सोडियम क्लोराइड जा रहा होता है, सोडियम का लेवल डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। इसलिए उन पेशेंट्स को जिनके अंदर डिहाइड्रेशन हो रही होती है या एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही होती है, उनको वाटर और साल्ट रिकमेंडेड किया जाता है। बेटा मैंने दो तरह के ग्लैंड्स भी तो बताए हैं ना, स्वेट ग्लैंड्स दो तरह के बताए हैं ना, एपोक्राइन और ईक्राइन होते हैं। तो यहाँ पे ये होगा कि वो ग्लैंड्स जिनकी ओपनिंग डायरेक्ट स्किन के अंदर होती है वहाँ से सेक्रीशन आना शुरू हो जाती है ना, यहाँ पे हेयर होंगे तो वहाँ से हेयर फॉलिकल से ओरिजिनेट होना शुरू हो जाएंगे। एग्जैक्टली बेटा, जहाँ पे हेयर नहीं होते वहाँ पे स्किन से डायरेक्ट ओपनिंग हो रही होती है स्वेट ग्लैंड्स की। जो उसके पोर्स होते हैं, टीनी टीनी पोर्स होते हैं, वो डायरेक्ट स्किन सरफेस के अंदर ओपन हो रहे होते हैं।
और जो हेयर फॉलिकल से ओपन हो रहे होते हैं वहाँ डेफिनेटली हेयर का होना प्रेजेंट नेसेसरी होता है। हेयर फॉलिकल्स होंगे तो वहाँ से सिक्रीशन आना शुरू हो जाएंगी। ओके, एक्जैक्टली ओआरएस दिया जाता है या टेबल साल्ट को वाटर के अंदर मिक्स करके वो दे दिया जाता है। अगर आप हार्ट इन्वायरमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, ये एक्सपोजर टू हार्ट इन्वायरमेंट है, बेटा मैंने उस ग्लैंड्स की बात की है कि अगर उस ग्लैंड्स की बात की है कि अगर एपोक्राइन ग्लैंड उस जगह पे नहीं है, हेयर्स नहीं है, तो उस जगह से सिक्रीशंस नहीं आएगी। अगर पाम ऑफ दी हैंड पे हेयर्स नहीं है तो दूसरे ग्लैंड एक्टिवेट हो जाते हैं। दूसरे ग्लैंड्स तो है ना जिनकी ओपनिंग डायरेक्ट स्किन के ऊपर है, तो वहाँ से सिक्रीशन आना शुरू हो जाएगी। लेकिन जिस एरिया के अंदर हेयर हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे एपोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट हैं। एपोक्राइन ग्लैंड उसकी सिक्रीशन दे रहे होते हैं ना। दो ग्लैंड्स का मतलब बेटा बताने का यही मतलब था कि एक एरिया के अंदर जहाँ पे हेयर फॉलिकल्स नहीं होते वहाँ से स्किन के अंदर टिनी पोर्स होते हैं, तो टिनी पोर्स की वजह से डायरेक्ट ओपनिंग हो रही होती है। और दूसरे ग्लैंड्स जो होते हैं जो कि एपोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, एपोक्राइन ग्लैंड्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे हेयर फॉलिकल्स होते हैं, और हेयर फॉलिकल जहाँ पे होंगे वहाँ से अगेन ये ओपन होके एक्सक्रीशन दे रहे होते हैं, स्वेट सीबम की फॉर्म में एलिमिनेट हो रहा होता है। गॉट इट? क्वेश्चन है कोई अभी? ओके वेल, ठीक है। उसके बाद है हेयर। हेयर these are formed by down growth of epidermal cell into the dermis or subcutaneous tissue। बेटा ये हेयर के बाद आपको छुट्टी मिल जाएगी, डोंट वरी। हेयर डिस्कस करते हैं। हेयर के बाद you can add one point in the hair that they help in maintaining temperature which is similar to the brain and trap hair। बेटा एग्जैक्टली मैंने पहले भी यही बताया है कि जो ईक्राइन सेल्स होते हैं ना, ईक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इनको कंट्रोल कर रहा होता है इन रेगुलेटिंग द बॉडी टेम्परेचर। अब जैसे इटरनल टेम्परेचर राइज होएगा तो उसके रिजल्ट में जो ईक्राइन ग्लैंड्स हैं दैट विल बी एक्टिवेटेड। जैसे ही एक्टिवेशन होएगी तो ब्रेन की तरफ सिग्नल जाएगा। सिग्नल जाने के रिजल्ट में ये सेक्रीशंस देना शुरू कर देते हैं। ट्रैप एयर इन देम टू गिव एग्जैक्टली इंसुलेशन या ट्रैप जैसे एयर होएगी तो इसका इफेक्ट कूलिंग होना शुरू हो जाएगा। ओके, इसके अलावा हम बात करते हैं इरेक्टर पिलाई की। पहले हमने बात कर ली है। हेयर्स की बात करते हैं। हेयर्स में क्या होता है कि दीज आर फॉर्म्ड बाय डाउन ग्रोथ ऑफ एपिडर्मल सेल इनटू द डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू कॉल्ड हेयर फॉलिकल्स। अब जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं वहाँ पे क्लस्टर ऑफ सेल्स पड़े होते हैं। अब क्लस्टर ऑफ सेल्स जो होते हैं उनको बेटा पेपला या बल्ब कहा जाता है। अब ये जो हेयर होता है, ये जो पेपला है या बल्ब है, ये मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद इनकी अपवर्ड ग्रोथ होती है। अपवर्ड ग्रोथ के रिजल्ट में जो हेयर है ये बनना शुरू हो जाता है, और उसके बाद उसके अंदर कैरेटिनाइजेशन आना शुरू हो जाती है, सेल डेड होना शुरू हो जाते हैं। सेल डेड जो हेयर होती हैं इसके अंदर डेड सेल्स होते हैं लेकिन कैरेटिनाइजेशन हो चुकी होती है, केराटिन प्रेजेंट होती है। इसलिए जब आपके हेयर या नेल कट किए जा रहे होते हैं उनको पेन नहीं होता। एक तो इनके अंदर कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती, सेंसरी नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट नहीं होती, सिर्फ कैरेटिनाइजेशन हो चुकी होती है। वो पार्ट जो स्किन के ऊपर हेयर का होता है उसको शाफ्ट कहा जाता है, और जो कि स्किन के अंदर इम्बेडेड होता है उसको रूट कहा जाता है। ये डर्मिस के अंदर इम्बेडेड होता है उसको रूट कहा जाता है।
डाउन ग्रोथ ऑफ एपिडर्मल सेल का मतलब ये है कि डर्मिस के अंदर जो पेपला हैं वो प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे हेयर फॉलिकल्स उनको कहा जाता है, और जैसे ये क्लस्टर की फॉर्म में होते हैं, क्लस्टर की फॉर्म में जब बनेंगे तो उनको पेपला कहा जाता है, और ये क्लस्टर के अंदर डिवीजन हो रही होती है। बेटा अगर ब्लड सप्लाई नहीं होती तो ग्रो कैसे करते हैं? बेटा इनकी जो फॉलिकल्स होते हैं वहाँ पे ब्लड सप्लाई हो रही होती है, जो शाफ्ट होती है उसको ब्लड सप्लाई नहीं होती। बेटा टेस्ट कितने बजे है ये आपको बता दूंगा, डेफिनेटली टेस्ट तो आप लोगों ने लेना है, आप लोगों ने कहा हुआ है, ठीक है। तो बेटा ब्लड सप्लाई जो है ये डर्मिस के अंदर हमने ये कहा है कि ब्लड वेसल भी प्रेजेंट होती हैं जो इनको ब्लड सप्लाई कर रही होती है, वहाँ से इनकी ग्रोथ हो रही होती है। और जो हेयर हैं या नेल्स हैं इनके अंदर केरेटिनाइजेशन हो चुकी होती है। केरेटिनाइजेशन के रिजल्ट में अगर आप कट भी करते हैं या आग के अंदर भी जड़ डालते हैं ना, तो ये कम्युलेशन होना शुरू हो जाती है। ओके, ओके बेटा मैं बता दूंगा कि आपका टेस्ट कितने बजे है, ठीक है। उसके बाद इरेक्टर पिलाई हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स हैं, नेल्स हैं, ये नेल्स में आप लोगों को समझ आ जाएगी। उसके बाद फंक्शन हैं, ठीक है। अभी तो टाइम एंड होने वाला है, लेकिन ये हम इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ओके, अभी तक कोई क्वेश्चन हो तो लेट मी नो। तो कलर ऑफ द हेयर बेटा जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। इसके अलावा मेलानिन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अगर मेलानिन सिक्रीट होएगा तो अल्टीमेटली ब्लैक कलर रहेगा, लेकिन अगर जो हेयर फॉलिकल्स हैं दैट आर रिप्लेस्ड बाय वाइट हेयर्स, अगर हेयर फॉलिकल ये जो पेपला है उसके अंदर टीनी एयर्स बबल्स आना शुरू हो गए हैं, टीनी एयर बबल्स आएंगे तो जो मेलानिन ने जहाँ पे एक्ट करना होता है वो मेलानिन एक्ट ही नहीं करेगा। तो अब वाइट हेयर का क्या मसला होता है कि वाइट हेयर क्यों होना शुरू हो जाते हैं? कि जो मेलानिन होता है एक तो वो सिक्रेट नहीं हो रहा होता है इसलिए वाइट हेयर होना शुरू हो जाते हैं, या मेलानिन इज रिप्लेस्ड बाय टीनी एयर बबल्स। कुछ लोगों के अंदर जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है, जीन्स के अंदर प्रॉब्लम होता है कि इवन बाई बर्थ उनके वाइट कलर होना शुरू होते हैं, वाइट कलर ऑफ हेयर होता है। ओके बेटा, पहले वाले लेक्चर डेफिनेटली यूट्यूब के ऊपर ही हैं। ओके बेटा, बता देता हूँ टेस्ट की टाइमिंग क्या होनी है, ठीक है। डोंट वरी, रेडी है टेस्ट? बेटा आज मेरी 2 से 3, अच्छा 3 से 4 की टाइमिंग में होगा, ठीक है। बेटा आज तो मेरी क्लास नहीं है 2 बजे। डेफिनेटली बुक एनफ होगी, बुक से अगर पढ़ लेंगे तो दैट विल बी एनफ। ओके बेटा, मैं बता दूंगा, डोंट वरी, बता दूंगा। मेरी क्लास बाकी लोगों के साथ भी है ना, पोस्ट आर्मी के साथ। मैं देखता हूँ जैसे ही मैं फ्री होता हूँ कि मैं टेस्ट अपलोड कर दूंगा। डिजीज़ ना कीजिएगा, डिजीज़ तो मैंने कहा ही नहीं करने को। ओके, टेस्ट रेडी कर लीजिएगा ब्रेक में। बेटे डिजीज सिर्फ हाउ टू नो होना चाहिए, हाउ टू नो होना चाहिए कि अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो ये मसला हो सकता है। कोई डिटेल में डिजीज करने का मकसद ये नहीं होता
डिजीज़ सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं कह देता हूँ कि एचपी की कमी हो गई है तो आपको पता होना चाहिए अनीमिया हो सकता है। अगर मैं कह देता हूँ कि डब्ल्यूबीसी इंक्रीज हो गए हैं, कि मैं कह देता हूँ कि आरबीसीज का लेवल अगर इंक्रीज हो गया है तो पॉलीसाइथीमिया हो सकता है, ल्यूकीमिया हो सकता है अगर डिक्रीज हो गए हैं डब्ल्यूबीसी। ये चीज़ें कॉमनली आप लोगों को पता होना चाहिए। ऑक्सीजन का डिक्रीज हो गई है, पॉक्सी हो गया है, तो ये डिजीज़ के अंदर नहीं आता बेटा ये चीज़ें, ठीक है। ओके, बी रेडी फॉर द टेस्ट। और बाकी इंशाल्लाह हमारा कल थर्सडे है ना, ये कल क्लास में मज़ीद डिस्कस कर लेंगे उन चीज़ों को, ठीक है। ओके, बाय बाय।